दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है जिम कॉर्बेट की बुक जंगल लॉर का हिंदी ट्रांसलेशन जीती जागती कहानी जंगल की। ये ट्रांसलेशन किया है संजीव दत्त जी ने और इस बुक को पब्लिश किया है नटराज पब्लिशर्स देहरादून ने। इस बुक की अगली कहानी है। जिम कॉर्बेट बोलते हैं कि मैं ये पहले ही बता चुका हूँ कि कुदरत की किताब की ना तो कोई शुरुआत होती है ना ही होता है कोई अंत। मैं ऐसा कोई दावा नहीं करता कि जिन मुद्दों को इस किताब में मैंने छुआ है उनके बारे में जितनी जानकारी मुझे हासिल करने की थी मैं कर चुका। मैं ये भी नहीं कहता कि मेरी इस किताब में जो कुछ भी कहा गया है वो मैंने एक्सपर्ट के तौर पर कहा है, लेकिन अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा कुदरत के साथ गुजारने और जंगल के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सीखने को अपना शौक बनाने के बाद जो कुछ भी मैं हासिल कर सका हूँ उसे मैं यहाँ पर आपके साथ बांट रहा हूँ। मुझे कुछ भी अपने पास बचा कर रखने का कोई शौक नहीं है, कोई इरादा नहीं है। मैं ये सोच कर भी अपने आप को खुश नहीं करना चाहता कि मेरे निकाले हुए नतीजों या मेरी बातों को पढ़ने वाले सब लोग मानेंगे या इससे इत्तेफाक रखेंगे। इत्तेफाक हो या ना हो, लेकिन इस पूरे सिलसिले में झगड़े की कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि कोई भी दो लोग किसी एक चीज़ को एक निगाह से नहीं देखते। मिसाल के तौर पर यह सोचिए कि तीन लोग गुलाब के एक फूल को देख रहे हैं। एक को सिर्फ गुलाब का रंग दिखाई देगा, दूसरे को उसकी बनावट दिखाई देगी और तीसरे को उसका रंग और बनावट दोनों समझ में आएगी। तीनों को वही दिखाई देगा जो वो देखना चाहते हैं और तीनों ही अपनी अपनी जगह सही भी हैं। यूनाइटेड प्रोविंस के मौजूदा प्रधानमंत्री और मैं एक बार किसी मामले में बहस कर रहे थे। हमारे ख्यालात मेल नहीं खा रहे थे। प्रधानमंत्री ने मुझसे कहा, इस मुद्दे पर हम मतभेद रखने के लिए सहमत हो सकते हैं और दोस्त बने रह सकते हैं। मेरा कहना यही है कि यदि इस किताब में किसी मुद्दे पर आपकी और मेरी राय एक ना हो तो हमें प्रधानमंत्री की बात को याद करना चाहिए और हमारी आपसी सहमति इस बात पर हो जानी चाहिए कि हम आपस में सहमत नहीं हैं और हम दोस्त बने रहने चाहिए। शुरुआती दिनों में मेरे लिए करीब करीब एक जैसे दिखने वाले पंजों के निशान में फर्क कर पाना बड़ा मुश्किल था। मिसाल के तौर पर एक छोटे सांभर और छोटी नीलगाय के पैरों के निशान काफ़ी कुछ किसी बड़े सुअर के पैरों के निशान जैसे लगते हैं, लेकिन जब मैंने एक एक करके अलग अलग जानवरों को रेतीली तलहटी वाली सूखी धारा पर पार करते हुए देखा और उनके वहां से गुजरने के तुरंत बाद उनके पांवों के निशानों की जांच की तो मुझे उनमें फर्क करना आराम से आ गया। जल्दी ही सिर्फ एक निगाह डालकर मैं ये बता सकता था कि ये निशान किसी सुअर के खुरों से बने हैं या फिर बने हैं किसी दूसरे जानवर के खुरों से। हिरणों के खुरों की तरह सुअर के असली खुरों के साथ काम ना आने वाले खुर जुड़े होते हैं, लेकिन सुअर के ये बेकार खुर हिरण के खुरों के मुकाबले लंबे होते हैं। जब सुअर सूखी जमीन पर चलता है तो उसके यही खुर एक खास ढंग का निशान छोड़ते हैं, जबकि हिरण के यही खुर जमीन पर तभी निशान छोड़ते हैं जबकि उसके असली खुर नर्म जमीन में पूरी तरह से धंसे हों। इसी तरह जब तक आपको कुछ तजुर्बा ना हो जाए तब तक शेर के बच्चे और तेंदुए के पांव के निशानों में फर्क कर पाना बड़ा मुश्किल है। इन दोनों के पैरों के निशान में फर्क करने का एक ही तरीका है कि आप उंगलियों के निशान को ध्यान से देखिए। शेर के बच्चे के पांव की उंगलियां लंबी होती हैं और जब जमीन पर दोनों के पांवों का निशान एक बराबर हों तो भी शेर के बच्चे की पांव की उंगलियां अलग ही दिखाई देती हैं। लकड़बग्घे और जंगली कुत्ते के पैरों के निशान अक्सर तेंदुए के पंजों के निशान का धोखा देते हैं। यहाँ इस मामले में जब भी आपको शक हो तो पंजे के निशानों का सही पता लगाने के लिए दो बुनियादी बातें ध्यान में रखिए। एक, अपने शिकार का पीछा कर उसे धर पकड़ने वाले सभी जानवरों के पैरों की उंगलियां पैरों की गद्दी के मुकाबले बड़ी होती हैं और जो जानवर अपने शिकार का चुपके चुपके पीछा करते हैं उनके पैरों की उंगलियां गद्दी के मुकाबले छोटी होती हैं। अपने शिकार को पीछे से धर पकड़ने वाले सभी जानवरों के नाखूनों के निशान दिखाई देते हैं और शिकार का चुपके चुपके पीछा करने वाले जानवरों के नाखूनों के निशान
सिर्फ तभी दिखाई देते हैं जब वे चलते चलते चौंक जाएं या फिर वो छलांग लगा दें। यदि आप पालतू कुत्ते और बिल्ली के पंजे के निशान देखें तो आप मेरी बात को आसानी से समझ जाएंगे। कुत्ते के पांवों के निशानों में आपको बड़ी उंगली और छोटी गद्दी दिखाई देगी और बिल्ली के निशानों में छोटी उंगलियां और बड़ी गद्दी। यदि आप ऐसे इलाके में रहते हैं जहां सांप बहुत पाए जाते हैं तो ये बेहतर है कि आप सांप के चलने से जो निशान बनते हैं उन्हें देखकर यह पहचानना सीख लें कि सांप आया किधर से और गया किधर है। जमीन पर बने निशानों से मोटे तौर पर यह पता लगाना भी मुमकिन है कि सांप जहरीला था या नहीं। सांप की मोटाई का पता भी आप लगा सकते हैं। आइए देखते हैं ये कैसे मुमकिन है। पहली कंडीशन है कि मिसाल के तौर पर मैं चाहूंगा कि आप किसी ऐसी क्यारी की कल्पना करें जिसमें 6 इंच ऊंची घास लगी हो और वो घास काफ़ी घनी हो। अब यदि आपको इस घास पर दाएं से बाएं एक रोलर घुमाना है तो आप पाएंगे जिस दिशा में रोलर चला है उसी दिशा में घास जमीन पर लेट गई है। अब आप मान लीजिए कि आपने रोलर नहीं घुमाया, यह रोलर आपकी गैर हाजिरी में किसी और ने घुमाया है, तो भी तो आप घास के लेटे होने के अंदाजे से ये बात बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि रोलर किस दिशा में चलाया गया। अगर आपकी निगाह बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो आप अपने हाथ में एक मैग्नीफाइंग लेंस लीजिए और ध्यान से धूल या रेत के किसी हिस्से को देखिए। आप पाएंगे कि धूल या रेत के कुछ कण दूसरे कणों के मुकाबले ज़्यादा ऊपर हैं, एकदम सीधे खड़े हैं। जब कोई सांप रेत या धूल के ऊपर से गुजरता है तो ये कण बैठ जाते हैं। ये खड़े कण उस दिशा में झुक जाते हैं जिस तरफ सांप गया है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि घास के ऊपर रोलर चलाना। सतह चाहे धूल की हो, रेत की हो, राख की, उस पर खड़े कण जरूर होते हैं। सांप के वहां से गुजरने से बैठ जाते हैं। तो यदि ये बात आप याद रखेंगे तो आसानी से बता सकेंगे कि सांप गया किस तरफ है। अब सवाल ये उठता है कि सांप जहरीला है कि बगैर जहर का। आपने गौर किया होगा जब मैंने कहा कि सांप के चलने के निशान से बताया जा सकता है कि सांप जहरीला है कि नहीं, सांप किस तरफ गया है, तो ये बताने का तो पक्का तरीका आप देख ही चुके हैं। लेकिन उसके चलने के निशान देखकर उसके जहरीले होने का पता लगाने का कोई एकदम पक्का कायदा नहीं है। हालांकि हिंदुस्तान में पाए जाने वाले 300 से ज़्यादा तरह के सांपों में मैंने कुछ के ही निशान देखे हैं, लेकिन मैं एक बात कह सकता हूँ कि सांप के जहरीले होने या ना होने का पता लगाने के मेरे तरीके में 2 ही अपवाद हैं। जहरीले सांपों में किंग कोबरा या घोड़ा बछाड़ और गैर जहरीले सांपों में अजगर। ऊपर बताए गए अपवाद को छोड़कर जहरीले सांप अपने शिकार का इंतजार करते पड़े रहते हैं या अपने शिकार की नज़र में आए बगैर वो उसे अपना निवाला बना लेते हैं। इसलिए उन्हें ज़मीन पर तेज़ी से चलने की ज़रूरत नहीं, वे धीमे धीमे चलते हैं। यदि किसी सांप को धीमे चलना पड़े तो वह ज़्यादा बल खाते हुए चलता है। मिसाल के तौर पर वाइपर को ही चलता हुआ अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे उसकी चाल बड़ी घुमावदार होती है। यदि उसके चलने से बने निशानों को आप देखेंगे तो आप यही पाएंगे कि धूल या रेत पर छोटे छोटे घुमाव वाले निशान बने हैं। जब भी आपको खूब घुमावदार निशान दिखें तो बड़ी हद तक आप तर्कपूर्ण ढंग से ये मान सकते हैं कि जहरीले सांप के निशान हैं। घोड़ा पछाड़ सांप आमतौर पर सिर्फ दूसरे सांपों को खाकर ही अपनी पेट पूजा करता है, और चूंकि उसका शिकार बनने वाले ज़्यादातर सांप बड़ी तेज रफ्तार वाले सांप होते हैं, इसलिए इस सांप ने भी ऐसी रफ्तार अख्तियार कर ली है जिसके बारे में माना जाता है कि वो घोड़े की रफ्तार के बराबर है। यहाँ मैं अपनी तरफ से कुछ कह नहीं सकता क्योंकि मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई मौका आया नहीं जब मैं घोड़े की सवारी कर रहा हूँ और किसी घोड़ा पछाड़ सांप ने मेरा पीछा किया हो या फिर उसका पीछा किया हो मैंने घोड़े पर बैठे हुए। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि सांपों के इस राजा की लंबाई 17 फुट तक हो सकती है। 14 फुट की लंबाई वाले कई घोड़ा पछाड़ सांप मैंने खुद मारे हैं और इसलिए मुझे मालूम है कि इनकी रफ्तार वाकई बहुत तेज होती है। मेरा मानना है कि इतनी तेज रफ्तार उन्होंने अपने शिकार को पकड़ने के लिए ही कुदरत से पाई होगी। जिस अपवाद का जिक्र यानी कि अजगर का जिक्र मैंने गैर जहरीले सांपों में किया है, उसे छोड़कर सब गैर जहरीले सांप काफ़ी पतले, चुस्त और तेज रफ्तार वाले होते हैं। धामन और ब्लैक रॉक सांप इतनी तेजी से अपना रास्ता तय करते हैं कि यकीन ही नहीं होता। गैर जहरीले सांपों को इतनी तेज रफ्तार कुदरत ने शायद इसलिए दी होगी कि वह अपना पेट भरने के लिए शिकार कर सकें और दुश्मनों का शिकार बनने से बच भी सकें। उनके दुश्मनों की तादाद भी तो कम नहीं है। जब भी कोई सांप तेजी से रास्ता तय करता है तो उसके चलने से बना निशान आमतौर पर सीधा ही होता है।
जब भी जमीन थोड़ी ऊंची नीची हो वहां सांप का पेट ऊंची जगह को ही छूता है, निचली जगह को छूता ही नहीं है। तो जब भी आपको सांप के चलने का निशान सीधा दिखे तो आप ये मान सकते हैं कि यहाँ से गैर जहरीला सांप गुजरा है। अकेला घोड़ा पछाड़ी ऐसा सांप है जिसके निशान से आप धोखा खा सकते हैं, लेकिन इस बात की गुंजाइश जरा कम ही है क्योंकि घोड़ा पछाड़ मुश्किल से मिलने वाला सांप है और वो सिर्फ गिने चुने इलाकों में ही मिलता है। अब बात आती है मोटाई की। जमीन पर बने निशान देखकर किसी सांप की मोटाई या मोटाई का अंदाजा लगाने के लिए आप ये करें कि जमीन पर बने निशान की चौड़ाई को आप कई जगह से नाप लें और औसत चौड़ाई में 4 का गुणा कर दें। इससे आपको सांप की गोलाई का अंदाजा हो जाएगा। हालांकि ये एकदम सही गोलाई नहीं होगी क्योंकि निशान की चौड़ाई इस बात पर निर्भर करती है कि जमीन किस तरह की है। नमूने के तौर पर धूल की हल्की या पतली परत पर बना निशान पतला होगा और धूल की परत मोटी है तो निशान भी मोटा और भारी बनेगा। हिंदुस्तान में हर साल 20,000 लोग सांप के काटने से मरते हैं। इन 20,000 में से आधे लोग तो सांप के डर या सदमे से या फिर दोनों के मिले जुले असर से मरते हैं। कहने का मकसद ये है कि लोग गैर जहरीले सांपों के काटने से ही मर जाते हैं। हालांकि हिंदुस्तानी लोग हजारों बरसों से सांपों के साथ रह रहे हैं। ऐसे में ये बड़े ताज्जुब की बात है कि सांपों के बारे में उन्हें बहुत थोड़ा ही मालूम है। थोड़े बहुत हिंदुस्तानियों की बात छोड़ दें तो ज़्यादातर लोग यही मानते हैं कि हर सांप जहरीला होता है। यदि किसी को कोई सांप डस लेता है तो डसने से उपजा सदमा ही काफ़ी बड़ा होता है। फिर सदमे के साथ सांप का शिकार बना आदमी अगर ये मान ले कि उसे जहरीले सांप ने डस लिया है और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं, तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग गैर जहरीले सांपों के डसने से मर जाते हैं। मेरा यकीन है कि ऐसे मामले में वे सांप के जहर से नहीं, सदमे और डर की वजह से मरते हैं। हिंदुस्तान के ज़्यादातर गाँव में ऐसे लोग रहते हैं जिनके बारे में माना जाता है कि उनके पास सांप का जहर उतारने का कोई मंत्र या तरीका है और वो सांप के जहर का इलाज कर सकते हैं। हिंदुस्तान में पाए जाने वाले सिर्फ 10% सांप ही जहरीले होते हैं, इसलिए गुनिया या ओझा लोगों की पूछ परख बढ़ जाती है। ये लोग झाड़ फूक का काम मुफ्त में करते हैं और ख़ास तौर पर गरीबों का तो बड़ा ही भला करते हैं। गैर जहरीले सांपों के डर से बहुत से लोगों में हिम्मत और भरोसा वो पैदा कर देते हैं और उनकी जान बच जाती है। ये भी कोई छोटी बात नहीं है। हिंदुस्तान में ज़्यादातर अस्पतालों में सांप के जहर के इलाज के इंतजाम मौजूद हैं, लेकिन गरीब लोगों के पास अपने 2 पैरों या अपने कंधों के सिवा कोई सवारी नहीं होती जिससे कि वो सांप का शिकार बने मरीज को अस्पताल पहुंचा सके। कई मामलों में तो मरीज तब अस्पताल पहुंच जाते हैं जबकि मामला एक्सपर्ट डॉक्टरों की पहुंच से बाहर हो चुका होता है। सब अस्पतालों में यह बताने वाले चार्ट भी लगे हुए हैं कि कौन से सांप जहरीले हैं। जहां जहरीले सांप मारने पर इनाम मिलते हैं वहां छोड़कर इन चार्टों का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सांप काटने के ज़्यादातर मामले उनके साथ होते हैं जो रात के वक्त नंगे पैर कहीं पर आ जा रहे हों। अंधेरे की वजह से वो देख ही नहीं पाते कि उन्हें किस सांप ने काटा है। इसके अलावा आमतौर पर लोग ये भी मानते हैं कि यदि सांप काटा आदमी उस सांप को मार दे तो सांप बदला जरूर लेगा। इन सब बातों का नतीजा ये निकलता है कि अस्पतालों में ना के बराबर सांप लाए जाते हैं और डॉक्टर ये बता नहीं पाते कि मरीज को जहरीले सांप ने काटा है या फिर काटा है गैर जहरीले सांप ने। कोई सांप जहरीला है या नहीं, जब भी मुझे शक होता है तो पता करने के लिए मैं पहले सांप को मार डालता हूँ, फिर उसके मुंह को देखता हूँ। यदि उसके मुंह में दांतों की 2 लकीरें हैं तो मैं उसे गैर जहरीला मानता हूँ, और यदि उसके ऊपरी जबड़े में 2 नुकीले बड़े दांत हैं तो मैं उसे जहरीला मानता हूँ। यह मेरा अपना तरीका है। यदि कोई गैर जहरीला सांप किसी आदमी को काटता है तो उसकी चमड़ी पर दांतों के कई निशान दिखेंगे। जहरीले सांपों के मामले में आपको नुकीले दांतों के 2 निशान दिखाई देंगे, लेकिन कई मामलों में एक ही दांत का निशान दिखता है। ऐसा तब होता है जब जहरीला सांप समकोण से हमला न कर सके या फिर शरीर के जिस हिस्से पर सांप ने हमला किया है वो बहुत छोटा हो, जैसे हाथ की उंगली या फिर पैर की उंगली। ऐसे मामलों में सिर्फ एक ही दांत का निशान आएगा, क्योंकि दूसरा दांत लगने लायक जगह ही नहीं होती। तो दोस्तों, इसी के साथ एंड हुई ये छोटी सी कहानी। हमारी नई कहानी में फिर मिलेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।